नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। गुजरात में एक जाति है मोद घांची। जब पहली बार मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं, तब मोद घांची इस सूची से बाहर थे, यानी ओबीसी में नहीं थे। गुजरात सरकार ने उन्हें अन्य पिछड़ी जाति का दर्जा 1994 में दिया और केंद्र सरकार ने 1999 में उन्हें इस सूची में शामिल किया था। गुजरात के जो मोद कांची होते हैं, उन पर जो गहरी नजर डालने वाले लोग हैं, जो उनके इतिहास को जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से यह जाति खाने का तेल बनाने और बेचने का व्यापार करती आई है गुजरात में और देश के दूसरे हिस्सों में। हाल के सालों में वो किराने की दुकानें भी चलाने लगे। अब ये तो जानकार कहते ही हैं कि जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो पेशे से निर्धारित होती है और इसके अनुसार व्यापार करने वाले लोग तीसरे स्थान पर वैश्य जाति का हिस्सा होते हैं। यह तो आपने सुना भी होगा, लोग बताते भी हैं। मोद घांची समुदाय की व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सेदारी उनके वैश्य होने की, यानी बनिया होने की निशानी है। उन्हें गुजरात में नीच जाति नहीं समझा जाता, पिछड़ी जाति नहीं समझा जाता। यह तो एक बात हुई। इसी कड़ी में दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार ने 1999 में जब मोद घांची जाति को ओबीसी से जोड़ा था, उसके 2 साल बाद मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। राज्य में 2002, 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव हुए। इसके बाद चुनावों में कभी भी मोदी ने खुद को पिछड़ा नहीं दिखाया और उन्होंने इसका कोई फायदा नहीं समझा। तब उन्होंने खुद को एक बनिया के रूप में पेश किया था। आप उस दौर के चुनावी भाषण देख सकते हैं, क्योंकि बनिया समुदाय देश का अब तक का सबसे ताकतवर औद्योगिक और व्यापारिक समुदाय है। उसने मोदी को अपने में से ही माना और उनका स्वागत दोनों बाहें फैलाकर किया। यह सिर्फ 2014 के आम चुनाव में परिवर्तित हुआ, जब देश के चुनाव में वो लड़े। इस दौरान मोदी को अचानक अपने पिछड़े होने का ख्याल आया। यह ख्याल आया कि वो ओबीसी से आते हैं। ओबीसी श्रेणी उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे के पायदान पर थे, यानी जो नीचे के तबके के लोग थे, ताकि उनके असल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को संबोधित किया जा सके, उससे उनको उबारा जा सके। लेकिन कुछ समूह इसे अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे अगर आप इतिहास में झांकेंगे। गुजरात में हुआ यही बेसिकली। नरेंद्र मोदी 2014 में पिछड़ी जाति का होने का ढिंढोरा पीटने लगे और इसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए। वो खुद को अन्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधि बता रहे थे उस दौरान, और कईयों ने इस दावे की गहराई में जाए बिना ही इसको स्वीकार भी कर लिया। खासकर ओबीसी के कई जातियों ने यह स्वीकार कर लिया कि मोदी पिछड़े हैं। मोदी ने कैसे शूद्रों या ओबीसी को किनारे किया है, इसको आपको समझने के लिए बहुत दूर नहीं जाना। अभी हाल ही में आप उमा भारती ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसका आप उदाहरण ले लेते हैं। उस इंटरव्यू में उमा भारती ने कहा है कि किस तरह से महिला आरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी ने ओबीसी महिलाओं को किनारे कर दिया, और उमा भारती ने इसको लेकर लताड़ भी लगाई अपने पार्टी के बड़े नेता को। महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के बारे में कोई जगह नहीं है। राहुल गांधी ने भी जब इस मुद्दे पर भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि सरकार को चलाने वाले जो लोग सचिवालय में बैठते हैं, उसमें सारे अधिकारियों में 90 अधिकारियों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। यह मुद्दा उठा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को लेकर जो आंकड़े हैं उसको आगे किया जाना चाहिए और इसको लेकर काम किया जाने की जरूरत है। यानी कांग्रेस इस पर खुल के आ गई है कि ओबीसी की पॉलिटिक्स करेगी। अगर इसके इतिहास में आप जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि 1990 के दशक की शुरुआत में जब सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो वो पल शूद्रों के लिए, ओबीसी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। एक ऐसा क्षण था कि उनके फायदे का काम हो रहा था, और इस कदम से सरकारी नौकरियों और सरकारी उच्च शिक्षा में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों ने एक श्रेणी, जिसके अधिकतर पारंपरिक रूप से लोग मजदूरी या कारीगर करने वाले लोग थे, उन जातियों को इसमें शामिल किया गया था और इसके लिए आरक्षण लागू कर दिया गया था। भारत की कुल जनसंख्या में ओबीसी की जो तादाद है वो तकरीबन आधी है, तकरीबन आधी। एक निर्णायक, एक ऐसा देश जो जनसंख्या के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। 80 के दशक में मंडल आयोग इसी नतीजे पर पहुंचा था कि भारत में ओबीसी जातियां यानी अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद, जिसमें उच्च शूद्र जातियां शामिल नहीं हैं, की तादाद करीब करीब 52% है। आज की तारीख में यह संख्या 65 करोड़ या उससे ज्यादा बैठती है, जो अमेरिका की अगर आबादी को जोड़ देंगे उससे 2 गुनी है, और अगर पाकिस्तान या ब्राजील की आबादी से जोड़ देंगे तो 3 गुनी है। जबकि अगली जातियां, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी अगर आप शामिल कर दें, उनको मिलाकर भी ये कुल जनसंख्या का 20% से ज्यादा नहीं है।
तो ये जो आंकड़े हैं यही इस वक्त राजनीति को बदल रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी ओबीसी या शूद्रों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो सरकार का क्षेत्र हो, चाहे वो निजी व्यवसाय हो, धर्म हो और शिक्षा का क्षेत्र हो, यहां पर पर्याप्त नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर तो विशेष तौर पर वो ब्राह्मणों और वैश्यों, खासकर वैश्यों के अधीन थे और यही बात उच्च शूद्रों के ऊपर भी लागू होती है, जो आज अजीबोगरीब स्थिति में आ गए हैं। अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी की सूची में उनका नाम शामिल न किए जाने की वजह रही है उनके द्वारा इस बात पर जोर देना कि उनका अन्य शूद्रों से उच्चतर रुतबा है। इस वक्त लाखों लाख लोग, पूरे देश में लाखों लाख लोग देश भर में अवसरों की गतिशीलता में गतिरोध की वजह से गुस्से में हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में उसकी तरह ही शामिल किया जाए, ताकि वो भी आरक्षण का फायदा उठा सकें, उनको भी इसका लाभ मिल सके। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा? लेकिन यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि सिर्फ आरक्षण तक यह मामला सीमित नहीं है, बात इससे और आगे की है, क्योंकि देश में फिर से जब ओबीसी की राजनीति शुरू हो गई है, मंडल की राजनीति शुरू हो गई है, लौटकर वो आ गई है, सदन में इसकी बातें हो रही हैं, तब क्या 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो झूठ 2014 में बोला पूरे देश से, उसका खुलासा होगा? क्या ओबीसी जातियां समझ पाएंगी? क्या राहुल गांधी ये समझा पाएंगे? कांग्रेस ये समझा पाएंगी? क्या जिन जातियों का वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, उनको हक दिए बिना भी तिबारा से वो सरकार में आ पाएंगे? क्या कांग्रेस ये मौका तलाश पाएगी? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है अब, और ये सच्चाई है, क्योंकि मौजूदा स्थिति जो इशारा करती है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है। मौजूदा स्थिति ये है कि 2024 का चुनाव जातियों के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा और इसमें ओबीसी जातियों की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जरूर सोचिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले बनिए के तौर पे अपने आप को प्रचारित क्यों कर रहे थे और 14 के बाद ओबीसी के तौर पर क्यों प्रचारित कर रहे हैं, और क्या ओबीसी जातियां ये समझ पाएंगी? बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपके लिए ये बहुत आसान काम है, लेकिन हमारे लिए ये हमारी ऊर्जा बढ़ाने वाला है। बहुत शुक्रिया।